स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ प्रोपेल्ड मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी कि एसपीएमटी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो बात है कि इस तरह का टिड़म वाला चीज़ का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। ज़रूरत इसलिए पड़ रहा है कि हम लोग बड़ा चीज़ बना रहे हैं और उससे भी ज़्यादा बड़ा चीज़ बनाने लग रहे हैं। और हिसाब ये समझिए कि जनरली जहाँ पे बड़ा चीज़ बनाया जा रहा है ज़रूरी नहीं कि वहीं पे उसका यूज़ हो। एग्जाम्पल के लिए कि फ्रांस में कोई एबीबी का ट्रांसफार्मर हब है, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बनते हैं, लेकिन उसे चाइना तक ले जाना पड़ सकता है या आगरा तक ले जाना सकता है। तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ये समझने वाली सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। और फिर ये समझिए कि नॉर्मल ट्रक है हमारे पास, तो बात है ट्रक उतना बड़ा नहीं होता। हम लोग ट्रक का जो साइज़ है उससे बहुत बड़ा बड़ा चीज़ बनाने लगे हैं। और फिर आप बोलेंगे कि बड़ा ट्रक क्यों नहीं इस्तेमाल करते, जैसे कि ये सब बड़े बड़े ट्रक होते हैं, कई 100 टन तक को इधर से उधर कर सकता है। बात है कि ये अगर नॉर्मल रोड पर चला तो रोड स्वाहा हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को चाहिए दोनों के बीच में कुछ जो इतना कैरिंग कैपेसिटी रखता हो और रोड के लिए सेफ हो, जैसे कि ये ट्रक हो। मतलब कुछ इस तरह करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वो बड़ा ट्रक रोड पे चलाए तो रोड चला जाएगा। रोड चले, रोड पे आप नहीं चलेंगे, रोड चला जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हम लोग बहुत बड़ा बड़ा चीज़ बना रहे, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा। और नॉर्मल ट्रक में अटेगा नहीं, बड़े ट्रक से रोड को सुहा करने हैं, तो बीच में कुछ चाहिए जो दोनों के बीच का एग्जैक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो लॉजिक यही है। तो लॉजिक है कि डिस्ट्रीब्यूट जो है, जो भी आपका वजन है, अगर उसे आप बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो सेफ हो जाता है। मतलब जैसे कि टैंक जो है इतना भारी होता है, लेकिन कीचड़ में क्यों नहीं धंसता अगर ढंग से डिज़ाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि वो एरिया, बहुत बड़ा एरिया में अपना वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उतने ही टनेज का अगर आप कोई चक्का वाला व्हील रखेंगे, वो चक्का पे फोकस कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण वहाँ धंस जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरत है कि अगर आप वेट को बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो रोड संभाल पाएगा। और हिसाब भी समझिए कि हम लोग कुछ ऐसा चाहिए जो, यही पता, टैंक का जो कंटिन्यूअस ट्रेड होता है वही लॉजिक को, लेकिन चक्के में। अब चक्का में क्यों कर रहे हैं, तो बात है कि चक्का में करने से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। टैंक ट्रेड्स जो होता है वो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन बहुत लिमिट कर देता है। मतलब कि वो आपको डिज़ाइन शुरू से लेकर अंत तक बनाना पड़ेगा। चक्का में है आप उसे ऐड कर सकते हैं, जो इसमें है ना मॉड्यूलर, आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ट्रैक वाले में ऐसे आप ऐड नहीं कर पाएंगे। और इसका भी लिमिट होता है क्योंकि चक्का किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। ट्रेड जो है वो तो फिक्स हो गया ना, 90 डिग्री, जहाँ आपने डाल दिया वो वहीं रहेगा, उससे दाएं बाएं नहीं होगा। तो ये समझने वाली बात वही होती है कि जब आप बहुत सारा जब चक्का लगाते हैं तो कुछ भी कैरी कर सकते हैं। जैसे ये एबीबी का ट्रांसफर देख रहे हैं, और ये सब चक्का आराम से, सब चक्का अपना अपना थोड़ा थोड़ा एंगल मोड़ सकता है। यानी कि फ्रंट वाले चक्कों को ज़्यादा मोड़ना कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाले को बहुत ज़्यादा मोड़ना है कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले को एकदम कम मोड़ना है ये भी कर सकते हैं। ट्रेड के साथ ये सब करना पॉसिबल नहीं होता है। इस तरह का ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाना है अगर आप कोशिश करेंगे टैंक ट्रेड्स के साथ तो दिक्कत हो जाएगा। चक्का आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और बहुत सारा चक्का लगा के आप समस्या को सॉल्व कर देते हैं। तो लॉजिक यही है कि अभी भी हम लोग चक्का इस्तेमाल करें, बस बहुत 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 सारा इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि कॉन्टैक्ट पैच जो बन रहा है वो इतना बड़ा है कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रोड आराम से संभाल लेगा। तो अब बात करते हैं ये सब कुछ अचीव कैसे करते हैं। तो अचीव करने के लिए सबसे कोर पावर डिलीवरी होता है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स ये समझिए कि हम लोग को टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए। बहुत भारी भारी चीज़ इधर से उधर किया जाता है जिसका वजन 100 टन से तो स्टार्ट ही होता है, आराम से 1000 टन तक चला जाता है या उससे भी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ समझिए टॉर्क बम बम चाहिए और प्रिसीजन चाहिए, क्योंकि ये सारे चक्के जो हैं आराम से घूम रहे हैं और इसके रोटेशंस जो होते हैं कैलकुलेट करना होता है। यानी कि जो मतलब चूंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म की बात करें तो एक साइड का चक्का बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, वही मतलब आप टर्न मार रहे हो, वो एक चक्का बहुत कम घूम रहा है, दूसरा वाला उससे दुगना तिगुना स्पीड पे चल रहा है। तो प्रिसीजन भी चाहिए, यानी कि बम ताकत चाहिए और कंट्रोल चाहिए, कितना आरपीएम जो है उस पर खूब अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। और इसको अचीव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिक्स। ऐसा क्यों? हाइड्रोलिक्स से इस तरह का फ्लूइड कपलिंग इस्तेमाल अगर आप करते हो तो आपके पास पूरा कंट्रोल मिलता है, स्टेप लेस गियर कंट्रोल मिलता है। यानी कि आपको आरपीएम बढ़ाना है, स्लॉस प्लेट का एंगल चेंज कर दिए, आरपीएम भागने लग जाएगा। आपको स्लो करना है और उसको स्लॉस प्लेट को न्यूट्रल में लाइए, रुक जाएगा। फिर आपको रिवर्स करना है, उसी स्लॉस प्लेट को उल्टा चलाइए, वो आराम से होगा। मतलब कोई भी जर्क नहीं, कोई भी झटका नहीं, और एकदम एनालॉग रेंज मिलता है। यानी कि आरपीएम आपका स्टार्ट होगा तो 0 से लेके आराम से ये चल सकता है, मतलब 100 200 तक जा सकता है और आपको पूरा कंट्रोल मिलेगा दोनों डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मिलेगा। और आपको जैकिंग भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि जैसे ये सब कोई भी चीज़ है तो ये सब देख रहे हैं ऊपर नीचे करते हैं, क्योंकि कई बार किया जाता है सामान जो है उसको जैक पे रखा जाएगा, आपका मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट उसके नीचे जाएगा, फिर अपने आप को उठा के अपने पे वजन ले लेगा, जैक हटा दिया जाएगा, फिर ये रोड पे चला जाएगा। तो उसके लिए भी आपको अप डाउन चाहिए, उसके लिए हाइड्रोलिक से तो बेटर कुछ होता नहीं। स्टीयरिंग बता रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि हर पॉड जो होता है अपना एक्सेस पे घूमता है, हर एक पॉड, यानी आप जितना चक्के देख रहे हैं हर एक में, और उतना में इलेक्ट्रिकली से आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? इलेक्ट्रिक मोटर में काफ़ी ताकत होता है, लेकिन वो लो आरपीएम के लिए अच्छा नहीं
नहीं है, और वो सिंपल नहीं है। बहुत ज़्यादा वायरिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा मोटर ड्राइवर लगेगा, बहुत पार्ट काउंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पागल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग शांति से इसे हमेशा हाइड्रोलिक करते हैं। हाँ, मेन हाइड्रोलिक पावर जो है वो आप बैटरी से बना सकते हैं। जैसे बैटरी से एक मोटर चलेगी, मोटर से हाइड्रोलिक पंप चल रहा है, हाइड्रोलिक पंप आपका मेन चक्का वाला पे काम कर रहा है। तो ये कई बार किया जाता है। जैसे काफ़ी जगह फैक्ट्री में आजकल क्रेन की जगह पे यही सब लगाने लग रहे हैं, क्योंकि क्रेन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है छत पे आपको। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन तो हर जगह अच्छा रहता है, ये तो उसी से काम चला लेते हैं। तो और वो इंडोर अगर यूज़ करें तो कई बार बैटरी पावर्ड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कोर हमेशा जो यानी जो चीज़ चल रहा है हमेशा हाइड्रोलिक होगा। हर एक चीज़ इसमें हाइड्रोलिक होता है, क्योंकि तभी हाइड्रोलिक होने के कारण आप इसको मतलब 180 से लेकर 360 तक घुमा सकते हैं। फ्री स्पिन नहीं करेगा, लेकिन देख ही रहे मतलब काफ़ी हद तक आप घुमा सकते हैं। आरपीएम बहुत अच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, और हर एक चक्के नोड पे, इसको नोड कहा जाएगा, वो सब नोड पे आपको पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। पूरी तरह से हाइड्रोलिक ड्रिवन होता है। और इसके जो मेन पावर प्लांट रहता है उसमें बड़े बड़े इंजन रहते हैं, वो हाइड्रोलिक पंप चलाते हैं। वो पंप डिस्ट्रीब्यूशन मैनिफोल्ड में जाता है और उससे हर एक चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। और सारा चीज़ को फाइन ट्यून करने के लिए सिर्फ वाल्व का कंट्रोल चाहिए। अब बात करते हैं कि ये सब ट्रक जो है बहुत धीरे चलता है। मतलब अगर अपने ताकत पे ये चलने की कोशिश करें, हाइड्रोलिक पावर बहुत रखता है लेकिन स्पीड नहीं रखता, तो वो चल तो जरूर जाएगा लेकिन वो 1-2 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो कई बार बैलेस्ट ट्रैक इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक्टर का के। तो ट्रैक्टर का काम ये रहता है कि ये आपका लोडिंग संभाल रहा है, एक्सेस संभाल रहा है, हर चीज़ जो वजन को संभालना है वो काम आपका ये मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसको कैरी करने का काम वो नहीं कर रहा, वो फ्री स्पिन में चला जाएगा। और वहाँ पे आप इस तरह के ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े बड़े ट्रैक्टर है, पीछे वो मेन लोड है, मेन लोड का काम वो मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये ट्रैक्टर है, खास तौर पर बनाए जाते हैं। ये सब आपको 2 ऑप्शन देते हैं, पहला रफ्तार बढ़ाने देते हैं और ब्रेकिंग भी देते हैं, क्योंकि आप बहुत भारी भारी चीज़ ले जा रहे हैं तो उसको ब्रेक लगाएंगे। वो हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है लेकिन उतना इफिशिएंट नहीं होता है। तो इसीलिए ये सब ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब ट्रैक्टर खासतौर पे समझ लीजिए बनाया जाता है जिसमें ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। कैसे ये ट्रैक्शन होते हैं? सस्पेंशन खासतौर का रहता है, चैसी रीइंफोर्स किया जाता है ताकि उतना वजन वो संभाल सके। मतलब भरपुष्ट बनाए, मतलब ऑलमोस्ट आर्मी लेवल का टैंक होता है जो मतलब रोड लीगल होता है। बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन होता है। ट्रैक्शन के लिए आरपीएम बहुत कम रहता है, मतलब इनका गियर बॉक्स में लोअर आरपीएम बहुत नीचे तक चला जाता है, यानी कि यह बहुत स्लो स्पीड पे फुल हॉर्स पावर पे क्रॉल कर सकता है। और यही समझिए कि आप ऐड करते हो आपका मिशन के हिसाब से, यानी कि अगर आपको भारी चीज़ ले जाना है तो होगा कि एक ट्रक ही मेन चलाए लेकिन पीछे से 2 ठेल के स्टार्ट कर दिया ताकि इनर्शिया आ जाए। एक बार जब इनर्शिया आ जाए तो पीछे वाले ट्रक डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, या उल्टा भी किया जा सकता है कि पीछे भी रखे रहो ताकि कंट्रोल बना रहे। यानी कि अगर काफ़ी जगह पर टर्न ले जाना है तो फ्रंट वाला उतना अच्छा से गाइड नहीं कर पाएगा, तो फ्रंट वाला खींचेगा, पीछे वाला उसको गाइड करते जाएगा, भैया तुम्हारा टेल भिड़े नहीं किसी से। तो मिशन के हिसाब से, मतलब कि आप ट्रांसफार्मर ले जा रहे हैं, एक से शायद काम चल जाए, कुछ बड़ा ले जा रहे हैं, एक से ही चल जाए, कुछ बहुत बड़ा ले जा रहे हैं तो 4-5 ठो का काफिला लग सकता है कि 2 ठो फ्रंट में हो, 2 ठो पीछे हो। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है कि ये सब स्पेशल ट्रैक्टर है जिसे हम लोग कहते हैं बैलेस्ट ट्रैक्टर। तो हर बार आपको सिर्फ मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो पावर पैक होता है काफ़ी काम कर देता है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड चीज़ है। और रहा बात कि ये बनाया गया है वजन कैरी करने के लिए, कि हम वजन को इधर से उधर कर देंगे, स्पीड भी नहीं दे पाएंगे। भाई आपको वजन भी दे दें, स्पीड भी दे दें, सब चीज़ फिजिक्स मना नहीं करता, अलाउ करता है, तो अलग से इंजन लगा के ये देते हैं। इसी को कहते हैं बैलेस्ट ट्रैक्टर्स। अब बात करते हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके क्रू बहुत कीमती होते हैं। यानी कि ये इस तरह का मशीन आप देख रहे हैं, मतलब दिमाग का आपका फ्यूज उड़ जाएगा काउंट करने जाएंगे कि कितने चक्के हैं इसमें। और मैंने पता ना कि इसका हर एक एंगल को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल, ऑफकोर्स आप नहीं कर रहे हो लेकिन कंप्यूटर कर रहा है। तो आप देख लीजिए, मतलब पीछे वाला सीधा है और ये टर्न पे आने वाले हैं तो ये सब पहले से टर्न ले रहा है, और ये सब का एंगल मैथमेटिक्स मतलब कंप्यूटर में चल रहा है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर। और जो क्रू मैन होते हैं जो उसको एक्चुअली ड्राइव कर रहे हैं, ये इनको कहा जाता है टफ मैन विद डेलिकेट फिंगर, मतलब कि बहुत प्रिसाइज। मतलब ये सब आपको देख के दिखेगा भी नहीं कि वो लोग हिला डुला रहे हैं, एकदम बहुत रिफाइंड काम है ये। मतलब बस ऐसा नहीं कि बम मसल है मेरे पास हम कर लेंगे, ना जी ना, बुद्धि होना चाहिए अभी बहुत ज़्यादा, और बहुत सारा प्रिपरेशन वर्क लगता है। यानी ये सब सामान को बस ऐसे उठा के इधर कर देंगे वैसे काम नहीं चलेगा। प्रिपरेशन वर्क में होता है कि क्लियरेंस क्या है, हर एक जगह क्लियरेंस होता है। मैंने कई बार बताया था कि स्टीम टरबाइन को ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा समस्या है, ट्रांसफार्मर का ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा समस्या है। जैसे कि 12 kVA के बारे में अगर बात करते हैं, MVA 12 MVA के बारे में बात करते हैं, यानी 12 गीगावाट के आसपास के 12 गीगावाट के आसपास का जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहा है चाइना, तो वो इतना बड़ा ट्रांसफार्मर बन जाता है कि 3 फेज़ का बनाते हैं तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाता। तो उन्होंने 3 फेज़ को एक सिंगल फेज़ में बांट दिया गया, अब वो ट्रांसपोर्ट किया गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था कि आप कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करें, चाहे वो विंड टरबाइन हो, बड़ा सिस्टम हो, इंडस्ट्रियल सिस्टम हो, फर्नेस हो, गैस बॉयलर हो, बहुत सारे जनरेटर्स हो, ये सब इतने बड़े इतने भारी होते हैं कि बस ऐसे नहीं होता कि मैंने कर दिया, वो बैठ के
डिज़ाइन किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ पे रोड है, कहाँ पे सिग्नल्स है। जैसे मैंने नीचे वीडियोस भी दी थी, उसमें सिग्नल है तो देखिए सिग्नल को घुमाने वाला भी शिफ्ट है। मतलब कि आप रोड अथॉरिटी से बात करें कि हमें यहाँ पे ये सिग्नल घुमाना है, तो वहाँ पे एक बंदा रहेगा कि हाँ ठीक है आ गया ट्रांसपोर्ट, वो सिग्नल को हटा देगा ताकि आप सिग्नल तोड़ के नहीं चले जाएँ। तो ये सब बहुत मतलब डेडिकेटेड क्रू चाहिए और पेपर वर्क बहुत लगता है इसमें, क्योंकि लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, रोड ब्लॉकेट चाहिए। ये सब हलवा वाला चीज़ नहीं है। और इसीलिए जब कई बार सुनेंगे बहुत बड़ा बड़ा चीज़ अगर बहुत ज़्यादा इनलैंड ले जाना है, 1 साल तक खप जाता है। और ऐसा ऐसा नहीं कि वो 1 साल ट्रांसपोर्ट में खपा, कई साल टाइम आपका सिर्फ प्रिपरेशन वर्क पे होगा, क्योंकि हर एक रोड को एक्चुअली क्रू को जाके देखना होता है कि ये रोड है कि नहीं, ये रोड, अब रोड में कोई ब्रिज है तो क्या वो ब्रिज सही हालत में है कि नहीं, क्या वो मतलब, क्योंकि ब्रिज हो सकता है कि लिखा हो कि ये ब्रिज 100 टन कैपेसिटी रेटिंग है, लेकिन वो लोग वहाँ जाके देखें यार ये ब्रिज का रिपेयर हुआ नहीं है, ये अभी अगर हम इसके ऊपर 100 टन डाले शायद ये टूट सकता है। रिस्क अब देखेंगे कि वो रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो बोलेंगे भैया हम दूसरा रास्ता खोजते हैं। तो ये सब बहुत लंबा प्लानिंग खाता है। तो इसमें ये क्रू जो है, क्रू के कारण इस सर्विस का नाम बहुत हाई होता है। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी के मामले में ये सब आजकल मास प्रोडक्शन होने लगा, बहुत सारी कंपनी बनाने लगी है, लेकिन क्रू जो है वो ऐसा चीज़ है जो चाइना मास प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो ट्रेंड लोग जो हों, जो इसको अच्छे से समझते हो, अच्छे से यूज़ करते हो, भिड़ा नहीं दे इधर से उधर, और रोड को भी समझे। क्योंकि आप ये समझ में इतना बड़ा आप बना रहे हो ना, उसका साइड इफेक्ट है, रोड समतल होना चाहिए। यानी कि रोड पे अगर बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है किसी भी डायरेक्शन में, ये नहीं क्रॉस कर पाए, बढ़ जाएगा। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको यहाँ पे एक पर्सन का स्किल नहीं चाहिए, जैसे कि ये मेन ड्राइवर हो गया तो सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे और लोग भी लगते हैं। जैसे मैंने होता है कि मेन ड्राइवर आपका इसको चला रहा है, बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे जो ट्रैक्टर पुल कर रहा है, बैलेंस ट्रैक्टर, उसको भी स्किल होना चाहिए। जो पीछे हैं उनको भी स्किल होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन मैनेजर है, जो हर किसी को कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसको भी स्किल होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं है कोऑर्डिनेट कर, अरे भैया आगे ब्रेक मारना है, वो ब्रेक मार रहा है और पीछे वाला एक्सीलेटर मार रहा है, स्वाहा हो जाएगा। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है कि ये हलवा स्किल नहीं है, ये बहुत ट्रेंड, क्वालिफाइड, स्किल्ड क्रूमैन चाहिए, बिना उसके नहीं हुआ। इसीलिए ये सब सर्विस इतनी महंगी पड़ती है। मतलब आप सोचोगे अरे मेरा जनरेटर है, जनरेटर का दाम इतना है, मतलब जैसे मान लीजिए 10 मिलियन है, ट्रांसपोर्ट का दाम आपको 1 बिलियन तक लग सकता है। क्यों भाई? पहले ये सब मशीन को रेंट करना, और ये सब मशीन बनाने वाले जैसे मतलब मॉर्मोसेट कंपनी है, वो कंपनी पॉपुलर इसलिए हुई कि उन्होंने डिसाइड किया कि ये ऐसा बनाओ कि कंटेनर के अंदर भर दिया जाए, इसका एक मॉड्यूल कंटेनर के अंदर चला जाता है। तो ये लॉजिक वही था ना कि आप ट्रांसपोर्टर को कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे, तो कंटेनर से भेजो। इसी कारण से वो कंपनी बहुत पॉपुलर। और पता, स्किल सेट आराम से आप कॉपी नहीं कर सकते। मशीन आप कॉपी कर सकते हो, किसी का भी मशीन देख के अच्छा हम ऐसे बना, स्किल सेट नहीं कॉपी कर सकते। तो इसीलिए इसका चाइनीज़ कॉपी आपको उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। इसीलिए आप कहीं पे भी टाइप करेंगे मॉड्यूलर, जनरली एक ही ब्रांड का देखने को मिलेगा, बहुत पॉपुलर है। क्योंकि क्रू जो है, क्रू को कल्टीवेट करना, ग्रो करना, ट्रेन करना, कि अलग अलग देश में अलग अलग रोड के हिसाब से, इंडिया में भी काफ़ी सारे हैं। तो ये सब बहुत देख रहे हैं, मतलब सारा चक्का जो ट्विस्ट मार रहा है सब समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर दिमाग ही नहीं कि अरे हर चक्का कैसे घूम रहा है आप, और मान लीजिए हाइड्रोलिक में फॉल्ट आ गया, होता है, इक्विपमेंट फॉल्ट आता है, पकड़ ही नहीं पाएगा क्रू तो स्वाहा हो जाएगा। तो इसी कारण से ये बहुत महंगी सर्विस है और इसका डिमांड और बढ़ते जा रहा है। क्योंकि ये जितना बड़ा बनने लगा तो हम लोग सोचे अरे क्यों ना और बड़ा चीज़ बना दे। अब फिर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर का दिमाग खराब हो रहा है कि यार हाँ बना दो ना, और बड़ा बना दो, हमको ट्रांसपोर्ट करना है। एयरप्लेन में तो जाएगा नहीं, बोट्स भी आजकल इसको शायद ही कैरी कर पाते हैं। तो क्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं बोल रहा था CO2 सुपर क्रिटिकल टर्बाइन में कि वो कई 100 मेगावाट का टर्बाइन आराम से एक कंटेनर के अंदर डालेगा। ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।